हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जो कि हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रणाली व पुलिस व्यवस्था। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम लगा हुआ है तो इनके लिए ये एक महत्वपूर्ण और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो अगर पहले पढ़ रखा है तो आपको फिर से देख लेंगे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी और सारी चीज़ें आपको मात्र एक वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और इससे भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन संभवतः देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को अपने। देखेंगे पुलिस का जनक या पुलिस का पिता किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि पुलिस के जनक और या पुलिस के पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट देखेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची। जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां दी गई हैं उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषय दिए गए हैं। संघ सूची संघ विषय का है और राज्य विषय का है और समवर्ती सूची है। तो उसमें से जो संघ दूसरे नंबर वाला राज्य सूची है उसके अंतर्गत पुलिस को रखा गया है। ये पूछा जाता है कि पुलिस संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो आप बताएंगे राज्य सूची के अंतर्गत। इसलिए ही राज्य सरकार को पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये भी याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि पुलिस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। फिर देखेंगे अब पुलिस जो नाम है POLICE। तो ये काफ़ी सारे वर्डों से मिलकर बना हुआ है। इसका एक अपना महत्वपूर्ण इसका एक शब्द है पूरा पूरा। जैसे कि बात करें कि P से क्या है, तो पब्लिक, O से ऑफिसर, फिर है पब्लिक। यदि बात करें हम पुलिस की फुल फॉर्म की, तो पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। तो ये पुलिस का पूरा नाम है। याद रखेंगे, पब्लिक ऑफिसर्स फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। तो ये पूरा नाम याद रखेंगे। हो सकता है किसी किसी एक वर्ड का नाम पूछे कि ओ का क्या मतलब है या एल का क्या मतलब है, या इन्वेस्टिगेशन आई से पूछ लेगा, तो आप इतना पुलिस का फुल फॉर्म याद रखेंगे। और इसका कार्य क्या है मुख्यतः, तो सबको पता होगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोक व्यवस्था को स्थापित बनाए रखना और अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना, ये पुलिस का महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य है। और उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा एकल पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। तो ये आपको जानकर खुशी होगी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है ये अपने पूरे भारत की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था नहीं है, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे पहले स्थान पर है। यदि बात की जाएगी पुलिस बल की, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे पहले नंबर पर पूरी दुनिया में। तो ये अच्छी बात है और इसको याद भी रखेंगे आप। अब देखेंगे कुछ नए कानून और अधिनियम जो अभी तक हम लोग जानते थे। आईपीसी जानते थे, इंडियन पेनल कोड। ये पुलिस प्रणाली 1861, ये ब्रिटिश के समय में बनाए गए नियम कानून थे जो अभी तक प्रचलित में थे और अभी तक चल रहे थे। पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत, जिसमें हम लोग अगर शॉर्ट में बात करें, आईपीसी जो कि इंडियन पेनल कोड था, इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था। और इसमें कितनी धाराएं थी, ये अभी तक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते थे कि आईपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं, तो 511 थी। और सीआरपीसी, जिसे हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जानते थे, इसमें अभी तक 484 धाराएं थी। और एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता था, ये इसमें 167 धाराएं थी। और ये तो चीज़ें हो गई पुराने अधिनियम के तहत जिनसे अब क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि इनको ही कन्वर्ट करके अभी 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार द्वारा ये नए आपराधिक कानून लाए गए। अब इनके ही तहत पूरी जितनी भी पुलिस प्रणाली की न्याय व्यवस्था है, सारी ये जो नए आपराधिक कानून है इनसे चल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब से लागू किया गया। तो 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में ये नया सेक्शन और आपराधिक कानून लागू किया गया। और इससे अभी तक एक क्वेश्चन ये बनता था एग्जाम में कि जो एफआईआर पंजीकृत की जाती है या दर्ज की जाती है, तो ये किस सेक्शन के तहत, तो 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर पंजीकृत की जाती थी अभी तक। और जो अब नया कानून आया है, तो इसकी बात करें तो 173 बीएनएस के तहत ये एफआईआर पंजीकृत की जाती है। तो ये आप 173 जरूर याद रखेंगे, हो सकता है इस बार इससे ही क्वेश्चन बन जाए। अब थोड़ा अगर हम शॉर्ट में देखें, नई जितनी भी हमारी नए आपराधिक कानून है इनके विषय में थोड़ा शॉर्ट में जाने, तो जो आईपीसी था, आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया बीएनएस के अंतर्गत। और बीएनएस क्या है, तो ये भारतीय न्याय संहिता, जो अभी तक अंग्रेजों या ब्रिटिश के जमाने में बनाए गए नियम कानून थे, ये इन सब में देखिए दंड लगा हुआ है। ये भारतीय दंड हो गया, दंड संहिता, ये दंड प्रक्रिया संहिता, उनका दंड देने का प्रावधान था। लेकिन नए भारत नए कानून के हिसाब से इसमें सब में न्याय जोड़ दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता, अब आपको न्याय दिलाए जाने का कानून बनाया गया है। तो बीएनएस क्या है, जो हिंदी में नाम है वही इंग्लिश में नाम है, भारतीय न्याय संहिता और बीएनएस यही है। और इसमें कुल धाराएं या अध्याय की बात करें तो 20 अध्याय हैं और इसमें 358 धाराएं हैं। इसमें से कुछ धाराएं हटाई गई हैं, कुछ नई जोड़ी गई हैं
और कुछ पुरानी धाराओं को हटा दिया गया है। जो अभी तक आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब इसमें 358 धाराएं हैं। तो याद रखेंगे, ये पूछ लिया जा सकता है कि कितने अध्याय है, कितनी धाराएं हैं। तो बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसमें 20 अध्याय हैं और 358 कुल धाराएं हैं। नेक्स्ट बात करें बीएनएसएस की, जिसको सीआरपीसी ने रिप्लेस किया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें भी प्रक्रिया है कि जो बीएनएस के तहत जितनी भी धाराएं पंजीकृत की जाती हैं या जितनी भी सेक्शन है, तो उसमें इसमें जो बीएनएसएस है, इसमें प्रक्रिया बताने का प्रावधान है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएसएस कहा जाता है, और इसमें कुल बात करें तो 39 अध्याय हैं और 531 इसमें टोटल धाराएं हैं। इसमें नई धाराएं ऐड कर दी गई हैं, जिसमें से अभी तक 484 थी, अब कितनी हो गई हैं, 531, और 39 अध्याय हैं। नेक्स्ट बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो इसको रिप्लेस किया गया है एविडेंस एक्ट से, जो कि पहले साक्ष्य अधिनियम था, तो इसमें भारतीय शब्द और जोड़ दिया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है बीएसए। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें 11 अध्याय हैं और 170 टोटल धाराएं हैं। तो आप इनकी धाराएं और अध्याय जरूर याद रखेंगे, आंकड़े इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। और जो नया ये बीएनएस जो नया कानून बना, इसके तहत अभी तक उत्तर प्रदेश का जो पहला मुकदमा पंजीकृत किया गया, तो रेहरा अमरोहा जिले का एक थाना है रेहरा, तो यहाँ पर पहला अभियोग भी पंजीकृत किया गया है मुकदमा। तो ये याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि ये नया आपराधिक जो कानून था उसके तहत उत्तर प्रदेश का पहला मुकदमा है, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट रहे। अमरोहा जिला याद रखिएगा। और इसमें 106 बीएनएस के अंतर्गत जो एक्सीडेंटियल एक धारा है, 106 बीएनएस, इसके अंतर्गत मुकदमा भी लिखा गया। और ये तो बता दिया कि जो अब एफआईआर पंजीकृत की जाती हैं, ये किस धारा के तहत, तो 173 बीएनएसएस या 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब ये एफआईआर पंजीकृत की जाती है। ये इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें एफआईआर की, तो एफआईआर को सभी को पता होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसका इंग्लिश में नाम है, और हिंदी में बात करें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे, ये सभी को याद ही होगा, लेकिन रिवीजन के लिए पढ़ लीजिएगा। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ गोमती नगर में है। और ये नया है, 2019 में बनकर तैयार हुआ। इसके पहले जो 2018 में क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ही, तब पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन में लखनऊ नहीं था, ऑप्शन में प्रयागराज था, और प्रयागराज ही सबने सही किया। और अभी तक हम देख रहे हैं तो प्रयागराज ही कुछ लोगों ने याद कर रखा है, लेकिन उसको अब भूल जाइए, ये पहले का था। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें प्रयागराज ही था, और प्रयागराज को ही टिक किया गया, और अभी तक काफ़ी सारे लोग प्रयागराज ही याद रख रहे हैं। ये पहले था, ये इसको पहले सबसे पहले प्रयागराज में ही था, लेकिन अब वहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, और ये वाला कहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये लखनऊ में बन गया है। 2019 में इसका उद्घाटन किया गया। और इस अगर बिल्डिंग की बात करें तो ये 9 मंजिला इमारत है और गोमती नगर लखनऊ में है, और इस बिल्डिंग का नाम है सिग्नेचर बिल्डिंग। नाम भी याद रखेंगे, सिग्नेचर बिल्डिंग, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। 75 जिलों की पुलिस जितना भी मुख्यालय है सिर्फ एक ही है, अब सिर्फ लखनऊ का नाम याद रखेंगे। फिर बात करें उत्तर प्रदेश 112, जो 112 डायल 112 के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी लखनऊ में है। ये भी नया बना है, 2019 में इसका भी उद्घाटन हुआ है। और बात करें 112 से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये जो 112 आपातकालीन सेवा होती है, तो इसको उत्तर प्रदेश का एक बाराबंकी जिला है, इसको अपनी सेवा और क्विक रिस्पांस टाइम के लिए पूरे 75 जिलों में शीर्ष स्थान मिला है कि कितने कम समय में जल्दी रिस्पांस देने के लिए जो 112 है, उत्तर प्रदेश 112, इसको बाराबंकी जिले को इसको शीर्ष स्थान पहला नंबर मिला हुआ है अपने अच्छी कार्यशैली और अपने सेवा भाव के प्रति, जो कि कम समय में ये आपातकालीन स्थिति के समय 112 जो गाड़ी पहुंचती है, आप लोग ने 112 डायल भी किया होगा, तो उसमें क्विक रिस्पांस के लिए बाराबंकी जिले को चुना गया है। नेक्स्ट बात करिए जनपद में पूरे पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, तो पूरे पुलिस का मुखिया होता है, जो अपने 75 जिले हैं इनमें सभी पुलिस का मुखिया एक रहता है डीजीपी, और जो ये कहाँ बैठते हैं, तो इनका मुख्यालय जो लखनऊ में है यहाँ पर बैठते हैं। हिंदी में बात करें तो पुलिस महानिदेशक उन्हें कहेंगे, और इंग्लिश में बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी कहेंगे। और इनका नाम जरूर याद रखेंगे, प्रशांत कुमार वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं। अब हम बात करेंगे पुलिस पद की, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और जानकारी भी होनी चाहिए। अब आप पुलिस विभाग में आने वाले हैं तो जानकारी होनी चाहिए पुलिस पदों की, और हालांकि आपको ट्रेनिंग में भी डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बात करें डीजीपी की, इसकी डीजीपी की बात हो गई है। पुलिस महानिदेशक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ये सबसे मुख्य पुलिस बल का पूरा प्रमुख या मुखिया कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट बात करें एडीजी की, तो ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। एडीजी जो डीजीपी हैं, इनकी मदद के लिए एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होते हैं।
इनको क्रम से याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जो डीजीपी एक मुखिया हो गया, और उसके बाद जो एडीजीपी है, एडीजी है, ये डीजीपी की मदद के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कहते हैं। जैसे अब किसी कारणवश ये अपने कार्य पर नहीं है, या छुट्टी पे हैं, या किसी इमरजेंसी के वश नहीं है, तो जो उनकी अनुपस्थिति में जो कार्य देखता है वो कौन देखता है, वो एडीजी देखता है। ठीक है। और एडीजी जोन का प्रमुख भी होता है, ये भी अभी आगे बताएंगे, जोन और रेंज तो उसमें बताएंगे। एडीजी जो होता है ये जोन का प्रमुख भी होता है। नेक्स्ट बात करें आईजी की, तो ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, और पुलिस महानिरीक्षक इन्हें हिंदी में बोलते हैं। और ये क्या देखते हैं, तो ये भी, ये सारे जितने हैं ये सब आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं। इनका कार्य किसी जनपद विशेष को देखना नहीं होता है, ये सिर्फ एक मुख्यालय इनको मिलता है, उसके अंतर्गत इनके अधीन सारे पुलिसकर्मी या जो भी पुलिस अधिकारी हैं ये कार्य करते हैं। तो जो आईजी है इनका नाम है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस महानिरीक्षक होते हैं, और ये रेंज देखते हैं। अभी बताएंगे रेंज भी क्या होती है, आप इतना याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर कौन से क्रम के अधिकारी रहेंगे, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और नेक्स्ट बात करें डीआईजी की, तो इनकी ही सहायता समझ लीजिए, इनकी सहायता के लिए एक डीआईजी होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस उप महानिरीक्षक कहेंगे। ये महानिरीक्षक हो गए और ये उप महानिरीक्षक हो गए। ठीक है। यदि इनकी बात करें, इनकी वर्दी की जो स्टार और जो इनको चिन्ह मिलते हैं, तो ये पुलिस महानिदेशक को एक क्रॉस तलवार, और इनके पद पर, इनके बैच पे लिखा रहता है आईपीएस, क्योंकि ये सारे आईपीएस रेंज के अधिकारी होते हैं। और इनको अशोक की लाट एक इनके कंधे पर, इतने इनके चिन्ह रहते हैं। यदि बात करें दूसरे नंबर पर एडीजी की, तो इनका भी सेम ही है, क्योंकि सेम पद है, लेकिन एडिशनल वाला है, तो इनका भी सेम ही है, क्रॉस तलवार है और अशोक की लाट है और आईपीएस लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए तो पुलिस महानिरीक्षक की, तो जिनको हम आईजी बोलते हैं, तो इनके पास क्या रहता है, इनके पास क्रॉस स्वॉर्ड तलवार रहती है, और एक सिल्वर कलर का स्टार रहता है। नेक्स्ट बात करें, ये सब में तलवार देखिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ऊंचे पद को मिलती है, तो ये तीन सबसे ऊंचे पद हो गए। उसके बाद बात करें पुलिस महानिरीक्षक की, जो डीआईजी हैं आईजी के बाद वाले, तो इनके पास रहते हैं तीन सिल्वर स्टार रहते हैं और एक अशोक की लाट रहती है। तो ये हो गया किसका चिन्ह, ये हो गया डीआईजी का। अब ये याद रखिएगा, ये किसी थाने विशेष या किसी जनपद विशेष में नहीं होते हैं, इनका पूरा कार्य रहता है, काफ़ी सारी इकाइयों के प्रमुख रहते हैं। तो ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे। और नेक्स्ट बात करें, अब इनको याद करेंगे कि एसएसपी क्या होते हैं, तो ये इनका कार्य रहता है, ये किसी जनपद विशेष में ही एक किसी जनपद विशेष में एक ही रहते हैं। जैसे बात करें एसएसपी की, तो जैसे जो बड़ा जनपद होता है, तो वहाँ पर रहते हैं कौन, एसएसपी। और एसएसपी कौन होता है, एसपी या एसएसपी, ये किसी जिले प्रमुख का मुखिया रहता है। अभी हमने डीजीपी की बात करी, तो डीजीपी पूरे जनपद, अरे सॉरी, पूरे जनपद नहीं, पूरे पूरे यूपी, किसी एक राज्य का प्रमुख रहता है। और जो एसएसपी या एसपी होते हैं, ये किसी जनपद विशेष के प्रमुख रहते हैं, पुलिस बल का मुखिया कह सकते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हैं। और जब कोई बड़ा जनपद रहता है, तो वहाँ की पुलिस प्रणाली की व्यवस्था के लिए एसएसपी को नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद यदि बात करें दूसरे नंबर पर एसपी की, तो एसपी रहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो कोई छोटा जनपद या जिला रहता है, उसकी पुलिस प्रक्रिया को संभालने के लिए एसपी को नियुक्त किया जाता है। तो एसएसपी और एसपी आपको पता चल गया होगा। इनकी यदि बात करें, तो ये भी आईपीएस रैंक के अधिकारी रहते हैं, और दो सिल्वर स्टार रहते हैं और एक अशोक की लाट रहती है इनके कंधे पर। और ये पुलिस अधीक्षक जो एसपी हैं, ये छोटे जिले को जो देखते हैं, इनके पास ऐसे याद रखेंगे, एक स्टार रहता है सिल्वर कलर का और एक अशोक की लाट रहती है। ठीक है। और अब नेक्स्ट बात करें एएसपी की, तो ये क्या होते हैं, तो ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। ये भी आईपीएस रैंक के अधिकारी रहते हैं, जो एसपी की मदद के लिए एक जिले में एडिशनल एसपी नियुक्त किया जाता है। जब पुलिस अधीक्षक जैसे एसपी जो है कार्य पर नहीं है या छुट्टी पे हैं या किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो उन तो फिर एडिशनल एसपी जो होता है एएसपी, इनकी देखरेख में कार्य रहता है। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक याद रखेंगे। और इनके पास क्या रहता है, इनके पास स्टार नहीं रहता है, इनके पास सिर्फ अशोक की लाट रहती है। तो एएसपी ये पता हो गया आपको। उसके बाद देखेंगे डीएसपी, तो डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक, जिसे आम भाषा में सीओ भी बोला जाता है, सर्कल ऑफिसर। और ये इनका अगर इंग्लिश में नाम देखें तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको डीएसपी बोलते हैं, और हिंदी में पुलिस सहायक पुलिस अधीक्षक बोल सकते हैं। ये एएसपी की सुरक्षार्थ या सुरक्षार्थ नहीं, एएसपी के अंडर कार्य करते हैं, कौन, डीएसपी। अब नेक्स्ट बात करें, ये हो गए हमारे, ये सारे हो गए अधिकारी जो प्रमुख और विशेष थे, ऊंचे पद के अधिकारी। अब ये बात करेंगे इनकी, तो ये किसी विशेष जनपद में और किसी थाने में, कह सकते हैं जनपद में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन किसी थाने में भी जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो ये उनकी लिस्ट ये है।
तो सबसे प्रमुख कौन होता है थाने में? तो इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर जिसे को पुलिस निरीक्षक बोला जाता है। और इनके 3 स्टार जैसे कि इसमें देख रहे हैं 3 स्टार रहते हैं कंधे पर, और ये सिल्वर नहीं, ये गोल्डन कलर के होते हैं। ये वाले सारे जितने भी स्टार हैं ये गोल्डन कलर के रहते हैं, मतलब पीले कलर के। तो इंस्पेक्टर जिसको हम अगर यदि बात करें इंस्पेक्टर को, तो इनका एक पद तब बदल जाता है, सब कुछ यही रहता है, नाम यही रहता है, लेकिन इनको एसएचओ बोला जाता है। कब? जब ये किसी थाने में जाकर एक कार्यभार देखने लगते हैं, थाना प्रभारी बना दिए जाते हैं, तब इनको एसएचओ के नाम से जाना जाता है। और हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो स्टेशन हाउस ऑफिसर रहते हैं, हालांकि इंस्पेक्टर ही हैं, लेकिन जब किसी थाने पर इनको पोस्ट कर दिया जाता है एज अ प्रभारी, तब ये एसएचओ हो जाते हैं। इनको एसएचओ के नाम से जाना जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, इसको पुलिस उप निरीक्षक कहते हैं, एसआई जिसे कहते हैं। और ये जब किसी जो इंस्पेक्टर होते हैं ये बड़े थाने पर नियुक्त किए जाते हैं एसएचओ के रूप में, और जो छोटे थाने होते हैं किसी जनपद में, तो उस पर कौन नियुक्त किया जाता है एज अ थाना प्रभारी? तो एसओ, यही दरोगा जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में दरोगा बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, इनको नियुक्त किया जाता है किसी छोटे थाने में, ये वाले को। तो ये इनको क्या नाम दे दिया जाता है? एसओ या स्टेशन ऑफिसर। तो आप ये याद रखेंगे एसएचओ कौन होता है और एसओ कौन होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एसएचओ 3 स्टार वाले अधिकारी होते हैं, और ये इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। और जब किसी थाने के प्रभारी बनाए जाते हैं तो एसएचओ हो जाते हैं। और जो सब इंस्पेक्टर या दरोगा होते हैं, ये जब किसी थाने के प्रभारी बनाए जाते हैं तो इनको एसओ नाम दे दिया जाता है, स्टेशन ऑफिसर। तो ये 2 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे एडिशनल सब इंस्पेक्टर की। तो इनका कोई डायरेक्ट अभी तक कोई वैकेंसी नहीं रहती है, ये बस जब हेड कांस्टेबल से प्रमोट हो जाते हैं तब एडिशनल सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और ये सहायक पुलिस उपनिरीक्षक हैं, और इनका कार्य रहता है सब इंस्पेक्टर की मदद करना। ठीक है, तो एडिशनल सब इंस्पेक्टर याद रखेंगे। इसके बाद बात करें, और अब वर्तमान में क्या हो रहा है, एडिशनल सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट वैकेंसी आ रही है एज अ बाबू, एज अ मुंशी, एज अ क्लर्क। तो एडिशनल सब इंस्पेक्टर की अब जो एएसआई है इनकी अब नियुक्ति होने लगी है। नेक्स्ट बात करें हेड कांस्टेबल की, तो जिसको लोकल लैंग्वेज में दीवान बोलते हैं, और इनके पास 3 पत्ते व्हाइट कलर की, कंधे पर 3 फीते भी रहते हैं। तो हेड कांस्टेबल इनका कार्य रहता है जो थाने के जितने रिकॉर्ड होते हैं, रजिस्टर संबंधी कार्य होते हैं, ऑफिस संबंधी कार्य, ये अधिकतर कौन देखता है? तो किसी थाने में जो हेड कांस्टेबल या दीवान मुंशी होते हैं तो ये कार्य देखते हैं। उसके बाद आता है कांस्टेबल, जिसे पुलिस कांस्टेबल या हिंदी में बात करें लोकल लैंग्वेज में आरक्षी भी बोलते हैं। तो इनके पास कोई स्टार नहीं रहता है, इनके पास एक नेम प्लेट के ऊपर मोनोग्राम रहता है। ये भी अभी नया ही दिया गया है, तो आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। ये थाने के क्रम के सारे अधिकारी हो गए, और ये किसी जिले विशेष के हो गए। और अभी इनके विषय में रेंज और जोन पढ़ेंगे तब और डिटेल से जानेंगे। चलिए, ये नेक्स्ट बात करें, सारे पद अधिकारी हो गए। अब नेक्स्ट बात करें पेशी बटालियन। तो अपने उत्तर प्रदेश में 33 बटालियन भी हैं जो कि पेशी की बटालियन है। और पेशी का फुल फॉर्म बात करें तो प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबली, इसका पूरा नाम है पीएसी का। और 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर पीएसी का गठन किया गया था। याद रखेंगे, पीएसी गठन 1948 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन, उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 जोन में बांटा गया, 8 पुलिस जोन में बांटा गया। अभी जो बता रहे थे, जो एडीजी होता है वो जोन का प्रमुख होता है। तो पुलिस जैसे 75 जिले हैं, 75 जिलों में से 8 हमारी जोन बनाई गई हैं, क्योंकि जैसे एक साथ अगर कोई एक मुखिया है तो वो सारे 75 जिलों को तो नहीं देख सकता है। तो उसी में बांट बांट के 8-8 करके 8, और उसके अंदर जो जोन के अंदर बनाई गई है रेंज, उससे क्या होता है कि जोन में जैसे एक प्रभारी नियुक्त कर दिया गया एडीजी रैंक का, और उसमें जितने जिले आते हैं उसके अंतर्गत वो उसका सारी कार्य प्रणाली और उनकी कुशलता देखने का कार्य हो गया एडीजी का, इसलिए इनको बांटा गया। अभी आगे और डिटेल में जानेंगे। प्रत्येक जोन का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करता है, जिसे बताया था एडीजी जोन का प्रमुख होता है। पूछ लिया जाएगा कि जोन का प्रमुख कौन होता है, तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या कह सकते हैं एडीजी, ये जोन का अधिकारी होता है। और प्रत्येक पुलिस जोन, ये जो 8 जोनें बांटी गई हैं अपने यूपी में, तो उसमें 2-2, 3-3 पुलिस रेंज बांटी गई है। जो देखिए, सबसे पहले एक जिला हो गया, जिले के अंदर जोन आ गया, जोन के अंदर रेंज आ गया, ऐसे क्रम से याद रखेंगे। तो 2-2, 3-3 पुलिस रेंज होती हैं। और राज्य में जो कुल 18 इस तरह से जो हमारी 2-2, 3-3 करके रेंज बनाई गई हैं, इस तरह से कुल टोटल 18 रेंज हैं। और प्रत्येक रेंज का नेतृत्व कौन करता है, इसका अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, जिसको हम आईजी कहेंगे, या पुलिस उप महानिरीक्षक, जिसे डीआईजी बोलेंगे। तो रेंज का मुखिया कौन हो गया? आईजी या डीआईजी स्तर का अधिकारी होता है। और प्रत्येक पुलिस में, पुलिस रेंज में लगभग 2-2, 4-4 जिले आते हैं। अभी इसको आगे और डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर आप मोटा मोटा ये याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल जोन कितनी है? 75 जिले हो गए, 8 जोन हो गए ये, और रेंज कितनी हो गई? 18।
और इनके अंदर सारे ज़िले बांटे गए हैं। अब उसको थोड़ा अगर हम किसी एक ज़िले को लेकर आपको समझाएं तो देखिए, जैसे कि ये हो गया हमारा लखनऊ, ये हो गया हमारा जोन। जैसे हमारे जैसे अभी बताया 18 जोन है, उसमें सॉरी ये जो 8 जोन है उसमें से एक जोन जैसे मैंने ले लिया लखनऊ। तो लखनऊ में ये दो हो गई रेंज, एक लखनऊ रेंज हो गई, एक अयोध्या रेंज हो गई। तो समझ गए आप, तो एक जो जोन था उसको जो बांटा गया था रेंजों में, तो जैसे बताया था इसमें दो दो या तीन तीन करके रेंजें होती हैं। तो ये दो रेंजें हो गई लखनऊ जोन की, एक लखनऊ जोन हो गया, इसकी दो रेंजें हो गई। और लखनऊ में लखनऊ रेंज को 5 जिले दे दिए गए और अयोध्या रेंज को 5 जिले दे दिए गए। जिस तरह से चार चार या पाँच पाँच करके, कहीं कहीं जोन में 3 रेंज भी हैं, लेकिन इसमें जैसे कि हालांकि लखनऊ में 2 ही रेंज है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, इसका प्रमुख होता है कौन? एडीजी। एडीजी होता है जोन का प्रमुख, ठीक है। ये सारा इतने सारी जो ये 10 जिले हो गए पाँच पाँच मिला के, और ये जो दो रेंजें हो गई, दोनों रेंजों का देख दिखाओ कौन करता है? एडीजी अधिकारी करता है, ठीक है। और ये जो ये एक हमारी ये रेंज हो गई और एक ये रेंज हो गई, इनका प्रमुख कौन होता है? आईजी या डीआईजी, आप ये याद रखेंगे। और डीआईजी क्या कंट्रोल करता है? तो डीआईजी इन जिलों को कंट्रोल करता है कि आपके जिले में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। और जब व्यवस्था खराब होती है रेंज की, तो फिर जोन कंट्रोल करता है कि आपकी रेंज में इतनी व्यवस्था क्यों खराब हो गई, तो जोन प्रमुख होता है। तो इस तरह आप याद रखेंगे कि लखनऊ जो रेंज थी इसमें जैसे कि 5 जिले दे दिए गए, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली और लखीमपुर खीरी। और अयोध्या रेंज में अयोध्या दे दिया गया, बाराबंकी दे दिया गया, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और अमेठी। इस तरीके से हमारी कितनी जोन हो गई? 8 जोन हो गई और 18 टोटल रेंज हो गई, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे। इसी तरह सारे जिलों को बांटा गया है। नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल 68 जिले हैं। 68 जिलों में पुलिस इकाइयों के रूप में यदि बात करें, टोटल 75 जिले तो हैं ही, लेकिन 68 जिलों में एसपी या एसएसपी की नियुक्ति की गई है। और आपको पता होगा 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है। तो 68 जिलों में कौन है? एसपी, एसएसपी, एसपी। एसएसपी होता है बड़े जिलों में और एसपी होते हैं छोटे जिलों में। जो पुलिस वो पुलिस मतलब अधीक्षक होते हैं। तो याद रखेंगे एसएसपी और एसएसपी ये 68 जिलों में हैं और 60 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की प्रणाली है। और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। तो पहले चरण में 2020 में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में ये प्रणाली चालू की गई। फिर उसके बाद 2021 में दूसरा चरण हुआ, जिसमें से कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरेट लागू कर दिया गया। और तीसरे चरण में 2022 में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, टोटल बात करें तो 7 में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, ठीक है। और इस प्रणाली में क्या होता है पुलिस कमिश्नरेट में? तो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत जो जिला अधिकारी या डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके पास जो कुछ पुलिस नियंत्रण के कुछ अधिकार रहते हैं। और तो कमिश्नरेट प्रणाली में ये एडीजी जो बताया था, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजी रैंक के अधिकारी के पास, जिसको हम लोग पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर के नाम से जानते हैं, इनके पास आ जाते हैं। जैसे कि तत्काल कोई डिसीजन लेना है तो हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा डीएम का, इसमें पुलिस कमिश्नरेट के पास ताकत आ जाती है कि हम एडीजी जोन के अधिकारी से कंसल्ट करके अपने नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कमिश्नरेट और जिलों के बारे में। अब कुछ बात करें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ अन्य इकाइयों का भी गठन किया गया, जिसमें से यूपी एसटीएफ है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं। इसका गठन 1958 में किया गया, 98 में, सॉरी 98, 1998 में किया गया। और इस यूनिट का क्या कार्य रहता है? तो विशेष कार्यों को या किसी मिशन या कोई महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है, इसको करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। और इसकी कोई अलग से नियुक्ति नहीं होती इन सबकी। ये सिर्फ जब आप पुलिस में भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद ही 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप इन इकाइयों में जा सकते हैं। तो एसटीएफ हो गया। और बात करें एटीएस की, तो उत्तर प्रदेश, ये क्या है? तो ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है। इसका गठन कब किया गया? 2007 में किया गया। और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता के रूप में एटीएस का गठन किया गया 2007 में। नेक्स्ट बात करें यूपी एसएसएफ की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन कब किया गया? अभी हाल ही में 2020 में किया गया। और इसका क्या कार्य रहता है? तो महत्वपूर्ण भवन और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण भवन कह सकते हैं जो विधानसभा है और मेट्रो हैं, इनमें जो सिक्योरिटी फोर्स के रूप में कार्य करती है। तो यूपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस से जो पुलिस बल जाता है, ये यूपी एसएसएफ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट बात करें, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिलों में कितने थाने हैं? तो 1526 थाने हैं। और उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएसी का भी गठन किया जा रहा है। अभी तक महिलाओं की श्रेणी में पीएसी नहीं था, मतलब पीएसी में महिलाएं नहीं जाती थी, सिर्फ सिविल पुलिस में जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। अब आने वाले समय में जो महिलाएं हैं ये भी पीएसी में भर्ती हो सकेंगी और अपनी सेवाएं दे सकेंगी। तो इसका पीएसी टीम का गठन भी किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ पर? तो बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में पीएसी बटालियन भी बनाई जा रही है, याद रखेंगे कहाँ पर?
बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश का पहला साइबर थाना कौन सा था, तो लखनऊ था, जो कि 2020 में बना। जो साइबर अपराध होने काफ़ी सारे होने लगे, तो इसलिए सबसे पहला जो बना था लखनऊ 2020 में बना था। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में पहला साइबर थाना कहाँ बना, तो बेंगलुरु में 2017 में बना। ठीक है, और अभी तक क्या था, उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में ही साइबर थाने थे, लेकिन दिसंबर 2023 मतलब 2024 से आदेश होने के बाद सभी जिलों में, जो 57 जिले भी बचे थे उसमें भी 57 जिलों में भी साइबर थाना खोल दिया गया है। तो अब टोटल 75 जिलों में साइबर थाने एक एक है। ठीक है, और 2020 से ही प्रदेश में सभी थानों में एक महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई। और ये हेल्प डेस्क क्या है, ये हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क है। जैसे कोई पीड़ित महिला है, अपनी शिकायत दर्ज कराना चाह रही है, या किसी हिचकवश या संकोचवश पुरुष जो अधिकारी है उसके पास नहीं जा पा रही है, तो अब एक हेल्प डेस्क है, महिला हेल्प डेस्क। यहाँ पे महिला रहती हैं, आप इनसे अपनी शिकायत कर सकती हैं और अपनी समस्या बता सकती हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी थाने में जाकर। तो एक महिला हेल्प डेस्क, इसकी शुरुआत कब से की गई, 2020 से की गई। ठीक है, महिला विशेष के लिए। नेक्स्ट बात करें हम, कुछ ऑपरेशन या कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पुलिस पुलिस विभाग द्वारा, जिसमें से प्रमुख है मिशन शक्ति कार्यक्रम। ये क्या कार्य करती है, तो महिलाओं और बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु एक पहले मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा और से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई और वर्तमान में इसका फेज चल रहा है चौथा। ठीक है, 2020 से इसकी शुरुआत की गई। और प्रदेश का यदि बात करें, पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ पर खोला गया, तो गोंडा में। याद रखेंगे, पहला उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ खोला गया, गोवा में। गोवा नहीं, सॉरी, गोंडा में। ठीक है, मिशन शक्ति कार्यक्रम समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ऑपरेशन एंटी रोमियो। तो ऑपरेशन एंटी रोमियो या मजनू, ये क्या कार्य करती है, तो स्कूल या गली शहरों में जो स्कूल कॉलेजों के पास जो फालतू लड़के जो टोनबाजी करते हैं लड़कियों पर, तो जो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, मतलब उनकी रोकथाम के लिए ये गठन किया गया पुलिस ऑपरेशन एंटी रोमियो का। तो उसके तहत क्या होता है, इनको कंट्रोल में किया जाता है और जो कुछ ज़्यादा बदतमीज किस्म के होते हैं उनको थाने लाकर उनको सुधारा जाता है। तो ऑपरेशन एंटी रोमियो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, जो कि स्कूल कॉलेजों के बाहर टहलते रहते हैं। ये उनके खिलाफ अभियान चलाया गया। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन कन्विक्शन की, तो ये क्या है, इसको इसकी शुरुआत 2023 में की गई। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत जितने भी पुराने मुकदमे हैं उनको तो ऑपरेट किया ही जा रहा है, लेकिन जो नए भी मुकदमे हैं इसके तहत एक समय सीमा निर्धारित की गई कि आप 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करके अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत। इसमें जो गंभीर मुकदमे हैं, जैसे कि रेप है, हत्या, लूट, डकैती से संबंधित, गोकशी से संबंधित, गैंगस्टर से संबंधित, इनमें जल्द से जल्द कार्रवाई, मतलब कि जल्द से जल्द उनको सजा दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन कन्विक्शन कन्विक्शन के तहत। नेक्स्ट देखेंगे ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। ये क्या है, तो इसके जरिए विवेचक को किसी केस में कानूनी सलाह के लिए अपने सवालों को संबंधित अभियोजन अधिकारी जो होते हैं, न्यायालय में रहते हैं अभियोजन अधिकारी, उन तक भेजने और ऑनलाइन जवाब दाखिल करने समेत अन्य सुविधाएं हैं ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। और पोर्टल क्या होता है, पोर्टल एक विशेष लिंक रहता है जिसको एक यूजर, जिसके नाम का यूजर और पासवर्ड रहता है, वही यूज कर सकता है। और ऐप क्या होता है, तो ऐप होता है, ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, ये सार्वजनिक होता है, इसके लिए कोई लॉगिन आईडी या पासवर्ड बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो पोर्टल होता है, ये एक लिंक विशेष रहता है जिसको संबंधित व्यक्ति ही यूज कर सकता है, और ऐप सार्वजनिक होता है। ये पोर्टल और ऐप के बारे में याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करें त्रिनेत्र ऐप की, तो ये एक ऐप है जो कि पुलिस द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। इसमें सभी आपराधिक जो व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे लिखे रहते हैं, जिनके क्या सभी के ऊपर जिनके ऊपर मुकदमे लिखे रहते हैं, उनका रिकॉर्ड इसमें सेव कर दिया जाता है त्रिनेत्र ऐप में। उनकी रहन सहन उनका क्या है, उनके परिवार के कितने लोग हैं, ये दिखता कैसा है, उसकी फ़ोटो बाकायदा अपलोड कर दी जाती है। उससे ये रहता है कि जब भी यदि वही व्यक्ति कहीं दूसरी जगह छूटने के बाद अपराध करता है, तो उसकी डिटेल अगर उसमें मैंने नाम डाला, उससे सर्च करके पता चल जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस जगह पर या इस थाने पर ये क्राइम पे मुकदमा इसके ऊपर दर्ज किया गया है, ये इस प्रकार का प्रबल अपराधी किस्म का व्यक्ति है। तो त्रिनेत्र ऐप में अपराधियों का पूरा डेटा सेव किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सी प्लान ऐप की, तो ये क्या है, ये भी पुलिस द्वारा चलाया गया सी प्लान ऐप। इसमें क्या होता है, ये पुलिसिंग में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की नवीनतम पहल है और पुलिस को उनके संबंधित गांव और जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐप रहता है जिसका यूज सिर्फ पुलिस के कर्मी ही कर सकते हैं, ये अदर पर्सन के लिए नहीं है। इसमें सारे गांव और जिलों के जो पंचायत या मुखिया या संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके नंबर सेव कर दिए जाते हैं, जिससे हमें संबंधित जिले से कॉन्टेक्ट करने में आसानी हो। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मुझे किसी दूसरे जिले का, जैसे इटावा का, मुझे किसी जिले का, इटावा जिले में कोई गांव है, उसका मुझे किसी कह सकते हैं जो क्या कहते हैं, मुखिया होते हैं या पंचायत होती हैं,
उनका मुझे नंबर चाहिए या किसी संभ्रांत व्यक्ति का नंबर चाहिए, तो हम वहाँ कर मुखिया से संपर्क कर सकते हैं। उसी उसमें सारे नंबर सेव रहते हैं, तो उससे संपर्क करके हम उस तक पहुँच सकते हैं बिना जाए। तो ये सी प्लान ऐप है, जिसके तहत हम एक जगह पर बैठ के काफ़ी जिलों के बारे में जानकारी या किसी संबंधित से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सी प्लान ऐप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब सारे ये ऐप पोर्टल हो गए थे और अभियान सारे हो गए थे। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, या जिसका नाम है BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो ये मुरादाबाद में है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो ये मुरादाबाद में है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में। और ये भारत की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पुलिस राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये उत्तराखंड में है, जिसको हम लोग लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, एकेडमी के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जहाँ पर IAS IPS की ट्रेनिंग की जाती है, लबासना, तो ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, और देश का पहला पुलिस संग्रहालय की बात करें तो ये गाजियाबाद में है। देश का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ है, गाजियाबाद में। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश में मतलब कितनी केंद्रीय कारागार या जेल हैं, तो 8 हैं जेल टोटल, और 7 जिलों में है। जिसमें से बात करें आगरा की सबसे पहली और सबसे पुरानी 1884 की है, आगरा की जेल है जो, और बरेली में 2 हैं। याद रखेंगे बरेली में एक महिला की भी जेल है, और वैसे केंद्रीय भी जेल है, तो बरेली में 2 हैं। उसके बाद फतेहगढ़, नैनी जो कि प्रयागराज में है, फिर वाराणसी, लखनऊ और इटावा, जिले 7 हैं लेकिन टोटल 8 केंद्रीय कारागार है। ठीक है, क्योंकि बरेली में दो हो गई, तो टोटल 8 केंद्रीय कारागार हैं। और उत्तर प्रदेश में केवल 2 राज्य संप्रेक्षण गए, जिसमें किशोरी समझ सकते हैं, छोटी बच्चियां जो होती हैं अपराध करती हैं या अपने घर से भाग चुकी हैं और अपने घर नहीं जाना चाहती हैं, तो इस तरह से जो बच्चियां रहती हैं तो उनके लिए राज्य संप्रेक्षण गृह की भी व्यवस्था की गई है। तो ये कहाँ पर है, ये केवल उत्तर प्रदेश में 2 ही हैं, एक बाराबंकी में है और एक गाजियाबाद में है। तो राज्य संप्रेक्षण किशोरी गृह 2 हैं, बाराबंकी और गाजियाबाद, ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें पुलिस के लिए सर्वोच्च सम्मान वीरता के लिए, जो पुलिस की वीरता के लिए उनको पदक दिया जाता है, पुलिस पदक, उसका क्या नाम है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, नाम याद रखेंगे। और ये पूछा भी गया है पिछली बार एग्जाम में। तो पुलिस के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार होता है, तो राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक पुरस्कार होता है। और नेक्स्ट देखिए यूपी पुलिस का एंथम सॉन्ग क्या है, तो एक सॉन्ग है जो कि 2023 में रिलीज किया गया, चट्टानों की जिद पिघला दी बाजू को आग बनाया है, और कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग है, और इसको लिखा गया है रितेश रजवाड़ा जी द्वारा, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। और इसको गाया किसने है, तो कुंवर अंशित द्वारा गाया गया है। ठीक है, और ये 2023 में रिलीज किया गया है, आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस की बात करें, तो पुलिस स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है, तो नारखी है, जो कि फिरोजाबाद का है। ये अब तक का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। और बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आदर्श वाक्य है, इसका क्या लोगो कह सकते हैं, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है इसका आदर्श वाक्य, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसकी बात करें पुलिस झंडा कलर की, तो इसमें 2 कलर होते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से कलर होते हैं। एक दिया था लाल और दूसरा पूछ लिया गया था, तो याद रखेंगे लाल और नीला। ये देखिए जैसे कि अगर हम बात करें जितने भी कलर में जो जैसे कि आप अभी आपको पट्टियाँ दिखाई थी जो कंधे पे रहती है, उसमें भी देखिए लाल नीला रहता है। और जो बैच या मोनोग्राम होता है उसमें भी लाल नीला रहता है, तो आपको याद रहेगा लाल नीला इसका पुलिस कलर है, या इसको कह सकते हैं यही झंडा कलर भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पुलिस चिन्ह की, तो इसमें क्या रहता है, अशोक स्तंभ या अशोक की लाट रहती है, और ये 2 मछलियाँ, नीचे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, ये इसका क्या है, पुलिस चिन्ह है। और बात करें, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018-19 में, कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड जो होता है, उसमें पुलिस नियुक्ति के लिए जो शारीरिक क्षमता के लिए दक्षता देखी जाती है, तो उसमें कितना रहता है, तो पुरुषों के लिए रहता है 25 मिनट में आपको 4.8 मतलब 4.8 किलोमीटर की दौड़ मांगी जाती है। और महिलाओं के लिए क्या रहता है, यहाँ पर गलत 4 हो गया, यहाँ पर 14 रहता है, 14 मिनट। तो आप दोनों का याद रखेंगे, पुरुषों का या मेल का कितना रहता है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ लगानी पड़ती है, और महिलाओं की 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर इनको दौड़ लगानी पड़ती है, जब शारीरिक दक्षता का टेस्ट लिया जाता है। अब थोड़ा देख लेंगे पुलिस हेल्पलाइन नंबर, इसमें से कुछ प्रमुख है तो वैसे बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे नहीं याद हो पाएंगे, जो याद हो सकते हैं उनको देखेंगे। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है जिसमें से पुलिस आपात सेवा डायल 100 या 100 है, या 112 दोनों हैं। पहले 100 था, अब 112 उसको रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन 100 से भी कॉल जाती है और 112 से भी। फिर बात करें
कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1090 याद रखेंगे, 1090। जब वुमन के साथ कोई घटना या रास्ते में कोई महिला या बच्ची जा रही है, उसके साथ कोई घटना या हो रही है या उसको आपातकाल ज़रूरत है, तो वो महिला से संपर्क करना चाहती है, तो वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 पे कॉल कर सकती है और वहाँ पर कोई महिला द्वारा ही आपका कॉल रिसीव किया जाएगा। तो और इसका 1090 का मुख्यालय भी लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करें घरेलू हिंसा या हेल्पलाइन नंबर पीड़ित महिलाओं के लिए, तो ये 181 है। और साइबर हेल्पलाइन नंबर, यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 1930 पे कॉल करके अपना कंप्लेन करा सकते हैं। साइबर हेल्प ले सकते हैं। 1930 है। और नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो इसका 1098 है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1098 है। और सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है, ये भी याद रखेंगे। सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1076 1076। और यदि आग कहीं लग जाती है, अग्निशमन केंद्र के लिए 101 पर कॉल कर सकते हैं। और एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 और 102 पे कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गए कुछ पुलिस हेल्पलाइन नंबर। और कुछ बात करें इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ हैं, एक दो गठन है, इनको देख लेंगे। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, 1993 में। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ 1994 में। 4-5 ही हैं, इनको जरूर देखिएगा क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन एक मिलता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 2002 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में हुआ। और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया। नेक्स्ट देखें तो राज्य सूचना आयोग, इसका गठन कब हुआ, 2005 में। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 2005 में। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग, इसका गठन 2013 में किया गया। और इसके साथ ही राज्य बाल संरक्षण आयोग, इन दोनों का गठन 2013 में किया गया। याद रखेंगे, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग 2013 में इसका गठन किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे, जो कि जिसमें से जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये हो सकता है इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो को यदि आपका टाइम लग रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो स्पीड बढ़ाकर भी देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक अपना रिविजन करते रहिए। और वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।